Hi, good afternoon, guys. Without any time wasting, let's just go and expose this guy. I just saw his name a few days ago. I think he's the biggest hypocrite I've seen on earth. So let me just tell you. आप इसके चैनल पे जाएं, एक वीडियो होगा गैंग्स ऑफ वसीपुर के बारे में. He's calling this a cult classic. On the other hand, he's calling Animal a cancer. So let's break it down. He's thinking that movie Gangs of Wasipur, that was one of the cult classics. Okay, वॉयलेंस की बात करते हैं. कुछ एक सीन्स हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर में जो कि सबसे ब्रूटल है हिंदी सिनेमा में, जो कि आपने देखे होंगे आज तक. एक सीन है जिसमें फैज़ल खान अपने दोस्त की गर्दन उड़ा देता है, माइंड इट, या गर्दन उड़ा के और उसको एक प्लास्टिक की थैली में डाल के और उसकी मदर के घर के आगे अटका देता है. ठीक है, ये भाई साहब को कल्ट क्लासिक लग रही है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर. गर्दन ही तो उड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है जी, ओके. एक और सीन है जिसमें मनोज वाजपेयी, जो सरदार सिंह है, सरदार खान आई थिंक, और वो अपने दोस्त के साथ मिलके एक आदमी के जेनिटल्स काट रहे हैं और वो उसके पार्टनर को देखने के लिए फोर्स कर रहे हैं. ठीक है, फोर्स कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इनको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इश्यू क्या है? कोई बड़ी बात नहीं, देख ही तो रहे ना. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, लास्ट सीन में जिसमें फाइनल क्लोज डाउन होता है, उसमें रामाधीर सिंह जो कि मेन विलन होता है, उसके मर जाने के बावजूद भी कम से कम 5 से 10 मिनट का कंटिन्यूस शॉट है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है फैज़ल खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो लगातार 5 मिनट तक उसे गोलियों से दागता है, मशीन गन से. और यही नहीं कि उसकी वहाँ पे रुक जाता है, उसके बावजूद वो और मशीन गन मंगवाता है ताकि वो ये चीज़ करता रहे. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये भी म्यूज़िक के साथ बहुत हाईलाइट होता है, करेक्ट, ग्लैमराइज होता है एक तरह से देखा जाए. देखिए, मैं तो उसको भी कल्ट क्लासिक मानता हूँ, इसको भी मान ही रहा हूँ भी इस तरह से. लेकिन इस तरह से तो नहीं है कि आपने एक चीज़ को आपने बोला ये तो भाई कल्ट क्लासिक है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि उसके आपको पैसे मिले हैं. यू हैव गॉट पेड फ्रॉम नेटफ्लिक्स. You got paid from Netflix, that's why you're talking like that, right? Secondly, let's talk about Breaking Bad video that you have promoted through Netflix, right? Guys, Breaking Bad में अगर आप जिन्होंने देखा नहीं है, उनमें एक सीन है, उसमें एक सीन है जिसमें एक डेड बॉडी है जिसको एसिड में डिज़ोल्व करा जाता है. एसिड में डिज़ोल्व करा गया, पूरी डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखा गया और वो एसिड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि छत फट के पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है, इंक्लूडिंग द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, कम्स स्मैशिंग डाउन ऑन द फ्लोर. एंड देन द प्रोटैगनिस्ट्स दे हैव टू क्लीन इट. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई वायलेंस था ही नहीं सर. ठीक है, ये जिसमें मशीन गन्स दिखाई हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी दिखाई है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. यकीन नहीं हो रहा, आप जाके वीडियो खुद सर्च कर लीजिएगा. दूसरी बात करते हैं कि पहला पॉइंट जो वीडियो का स्टार्ट होता है कि जो बच्चे जिनको फादर से इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. गाइस, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. माय फादर एंड मदर वर वर्किंग, बोथ ऑफ देम एट दैट टाइम व्हेन आई वाज स्मॉल. ड्यू टू दैट आई कुड नॉट बी रेज्ड विद देम. मैं जब उनके साथ रहने आया, वो 7th और 8th स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं जब मैं हरियाणा आया. उससे पहले मैं बॉम्बे रहता था और सिकंदराबाद रहता था, अलग अलग सिटीज़ में रहता था, करेक्ट. सो इसका कहना है कि जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं वो बड़े बन के उनको साइको बन जाते हैं और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं, ऐसा ही कुछ कहा था, राइट. तो गाइज, मैं तो कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं हूँ. मैं तो इंटरनेशनल कोच हूँ जो कि डॉक्टर्स और नर्सेज को ट्रेन करा रहा है उनके इंग्लिश एग्जाम्स के बारे में, सो दैट दे कैन माइग्रेट अब्रॉड टू UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. मेरे में तो कोई ऐसी क्वालिटी है नहीं. अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा, आप मेरा, ठीक है, मैं एक पेज रन करता हूँ, मेरा खुद का काम है. मेरे सारे जो रिव्यूज़ हैं मेरे फेसबुक पेज पे सारे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं. और ये किसी भी गली चलते इंसान के नहीं है. दीज आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु आर वेल क्वालिफाइड. दीज आर द रिव्यूज़ दैट दे हैव गिवन अबाउट मी.
उससे पहले मैं एक एयरलाइन में था, मैं 50 से ज़्यादा कंट्री में घूम चुका हूँ, मुझे ज़िंदगी का अंदाज़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि जिस इंसान से, मैं ही नहीं कह रहा कि जो घूमा है उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है, बिल्कुल नहीं। और जो भी लोग ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया से बाहर रहते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता गाइज। सारा आपकी बुक्स और नॉलेज के ऊपर होता है। मेरे मैं पहले भी किताबें पढ़ता था और अभी भी मैं अपना नॉलेज को बढ़ा ही रहा हूँ। तो उसका बाहर रहने से कोई रिलेशन नहीं होता। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो बाहर रह रहे हैं और आज तक बिल्कुल ही डिसइल्यूजन ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो मेरे फादर थे उनसे शायद मैं बचपन में 2 या 3 बार ही मिला होऊंगा क्योंकि जॉब उनका बहुत दूर था। लेकिन उसके बावजूद मुझे तो नहीं लगता कि गाइस मेरे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ को डिवोट करा है बाकी लोगों को गाइड और कोच करने में। तो ये बहुत ही बकवास और वाहियात पॉइंट था। के बाद बात करते हैं आप रिग्रेसिवनेस की फीमेल। अच्छा हाँ, एक केस शेयर किया गया जो निर्भया का जो कांड था, बहुत ही दुखद कांड था, जो कि आपको पता होगा दिल्ली में। उस चीज़ को इससे पैरेललिज्म निकाला गया। क्या लॉजिक है भाई, इस मूवी में कोई भी रेप सीन है या फिर कुछ मेंशन भी हो, कुछ है ही नहीं। उस चीज़ को उठा के कनेक्ट कर दिया कि हाँ रेपिस्ट है वो रिग्रेसिव होते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है, होता होगा। लेकिन इस मूवी से उस चीज़ का क्या रिलेशन है? इस मूवी से उस चीज़ का क्या रिलेशन है? कोई तो पॉइंट हो। बात रही कि हाँ वो प्रोटैगनिस्ट का रिग्रेसिव बिहेवियर था, शायद या तो तुमने मूवी देखी नहीं है, ट्रेलर देख के अपना रिव्यू बना रहे हो, या तो तुम पहले मूवी देख लो और अगर देखी है तो दोबारा देख लेना। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहाँ से रिग्रेसिव हो गया? पहली बात, उसका अपनी जो बहन होती है उसको जो छेड़ रहे हैं उनके, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है उसके 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 लिए, करेक्ट, काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है। और उसके ये भी उसे बोलता है अपनी जो छोटी बहन को कि डोंट गो फॉर विस्की, गो फॉर वाइन। क्या ये रिग्रेसिव थिंकिंग हुई? अगर इसकी रिग्रेसिव थिंकिंग होती तो उसका क्या रिएक्शन होता उस सीन में? ये आप सब जानते हैं, करेक्ट। दूसरी बात, वो चाहता है कि उसकी बहन उसकी फादर का बिजनेस एम्पायर टेक ओवर करे क्योंकि उसका जो ब्रदर इन लॉ था उसकी नीयत ख़राब थी, वो पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता था। तो अगर इस इंसान को मार दिया तो आप कह रहे हैं कि हाँ इसमें वायलेंस है। कल चलो आपसे बात करते हैं, कल को आपकी फैमिली की तरफ कोई आए, आपके पेरेंट्स या आपकी ब्रदर सिस्टर्स को हार्म करने की कोशिश करे, बाहर का आउटसाइडर मीठा बन के आपके फैमिली के अंदर घुसने की कोशिश करे और बाय चांस आपके फैमिली मेम्बर बस थोड़े से परसेंटेज से बच जाएं, इसके बाद क्या आप उसे छोड़ देंगे? आप ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं यार, अगली बार दोबारा अच्छे से ट्राई करना, इस बार नहीं लगा तुम्हारा नेक्स्ट टाइम लग जाएगा। कि विल यू लेट दैट गाय सर्वाइव? बिकॉज ही इज अ लिविंग थ्रेट टू नॉट इवन यू बट योर होल फैमिली। और इसमें प्रोटैगनिस्ट ने यही करा है, उसने उसने ऑफ कोर्स जो भी थ्रेट था, थ्रेट परसेप्शन क्या, वो तो बिल्कुल सामने था, उसको खत्म करा है। और इसमें यह भी नहीं कि उसने गन से खत्म करा हो, गन्स करके इट्स वेरी इजी, ही हैड अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इसमें कहीं पे भी उसने गन्स अगर यूज़ करी उन्हें प्रोटेक्शन के लिए करी होंगी अपनी, कहीं पे भी उसने उसका यूज़ ऐसे नहीं करा, उसने हैंड टू हैंड फाइट करी है, मैन टू मैन फाइट करी है, करेक्ट। इस चीज़ को बता दो अगर आप झुटला सकते हो। दूसरी बात, रिग्रेसिवनेस का जो मुद्दा उठाया गया है, इसकी जो वाइफ थी, क्या वो उसको उठा के लेके आया था? क्या वो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से लेके आया था? वो खुद आई थी, करेक्ट, वो खुद आई थी अपनी फैमिली को छोड़ के ताकि उसके साथ रह सके। जब उसे पता चला कि कौन उसके लिए ठीक है कौन उसके लिए नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो हो सकता है उसके लिए सही फैसला हो, वो तो खैर आगे जाके पता चलेगा। रही बात रिग्रेसिवनेस की, वो उसको थप्पड़ मारती है, क्या वो उसको थप्पड़ मारता है वापस? नहीं मारता, राइट। गन पॉइंट आउट करता है क्या, पर क्या वो गन मार देता है? नहीं मारता, राइट। दूसरी बात जब इसकी डिलीवरी हो रही होती है इसकी वाइफ की, ये उस टाइम पे प्रेजेंट था, बिना किसी प्रॉब्लम के। वो डिलीवरी जो कि है बहुत ही एक जिसमें आई थिंक मूवी में दिखाया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसके बावजूद ही वॉज प्रेजेंट देयर ऑल द टाइम। ऐसा बंदा जो अपनी वाइफ के लिए डिलीवरी के टाइम पे अगर वहीं पे प्रेजेंट है, क्या वो रिग्रेसिव होगा? आपका कौन सा लॉजिक चलता है? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आ रही, विच प्लैनेट आर यू लिविंग ऑन? यार पैसे खा के तुम वीडियो बनाते हो, एजेंडा है तुम्हारा, वो साफ साफ पता चलता है, 2-4 वीडियो देख के
any sensible person will understand that, okay, very much biased videos. Okay, now coming to the other factors. बाकी वीडियो में जनरल टॉपिक्स पे बात करी गई है, जिसका कोई ज़्यादा सर पैर वाली बात है नहीं, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बात करी गई है कि आप अगर डेली छोले भटूरे खाओ, ये तो सबसे ही ज़बरदस्त पॉइंट था। अगर आप डेली छोले भटूरे खाओ और आप डेली वायलेंट मूवी देखो, क्या ये चीज़ बराबर होगी? पहली बात, कौन इंसान होता है यार जो डेली एक वायलेंट मूवी देखता है, डेली एक्शन मूवी देखता है? पहली बात, मूवी देखने का टाइम कितने लोगों के पास है कि वो डेली यही चीज़ करें? आपके पास इतना टाइम है? मेरे पास तो नहीं है। मैंने तो लास्ट मूवी देखी थी, एवतार मूवी देखी थी, उसके बाद तो शायद मैंने यही मूवी देखी है हॉल में। तो सिनेमा एक लाइफ इज़ लाइक अ पाई, राइट? इट्स लाइक अ केक एंड इट हैज़ डिफरेंट पोर्शंस. It does not mean that you watch cinema and it's gonna just change your whole mentality. It does influence, of course it does, but cinema उसका एक पार्ट है। जैसे आप बुक से सीखते हैं, ऐसे आप सिनेमा से भी सीखते हैं, उसमें भी एक रस आता है। लेकिन ये ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है कि उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। तो अगर आप ये बोलें कि इस तरह की मूवी तो सही है क्योंकि मुझे उसके पैसे मिले हैं, बाकी मूवी सही नहीं है क्योंकि मुझे उसके कुछ पैसे नहीं मिले, या फिर जो भी आपका प्रोपेगेंडा है उसको लेके, तो ये तो बिल्कुल ही मिसगाइड करने वाली बात हुई। और मैंने देखिए कि कितने सारे लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो इंडियन ऑडियंस है वो थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा हो जाती है, ईजीली मैनिपुलेट हो जाती है किसी भी चीज़ को देख के, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन बाहर की ऑडियंस है, मैं बात करता हूँ जापान की। चलिए जापान की बात करते हैं। जापान में इतनी वायलेंट मूवीज़ बनती हैं, जापान में जितनी वायलेंट मूवीज़ बनती हैं, अगर आप देखें उनकी पीछे पीछे की मूवीज़ हैं और उनका क्राइम रेट, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जापान के जो पुलिसमैन हैं वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं होता, क्राइम ही नहीं होता। मैं जापान गया हूँ, टोक्यो 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पे लोग खुले में अपनी साइकिल छोड़ के जाते हैं, ठीक है। जापान में वर्ल्ड वॉर्स जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उससे पहले कितना ज़्यादा उनकी जो आर्मी वायलेंट थी, उसके बाद उनका जो है उनका बिहेवियर क्या क्या वो वायलेंट है? जापनीज़ आर द मोस्ट पीसफुल पीपल, राइट? सो अगर आप ये बोलें कि उनका सिनेमा वायलेंट है तो वो क्यों नहीं हुए, बताइए, इस चीज़ को प्रूव करिए ना। ठीक है यार, हवा में वीडियो बनाना अलग चीज़ होती है, और एक सिनेमा लवर है उसे एक सिनेमा लवर की तरह ही देखता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, ना उससे कम। उसका एक लिमिटेड दरिया है, उसके बाद जो भी उसकी पर्सनैलिटी है वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। और ज़रूरी नहीं होता है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट ही है। यू कैन बी वॉचिंग दैट लाइक एन ऑब्जर्वर, यू कैन इवन लिव योर लाइफ एज एन ऑब्जर्वर, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज़ अ शो, यू आर लिविंग ऑन अ स्टेज। ठीक है, तो आप एज एन ऑब्जर्वर मूवी को देखो और हाँ, उसी चीज़ का अप्रिशिएट करो जो भी डायरेक्टर है, एक्टर्स का या सिनेमाटोग्राफर्स का, म्यूजिशियंस का, बैकग्राउंड म्यूज़िक का कोऑर्डिनेशन, कितनी सारी मेहनत लगती है उसमें। इस चीज़ को कैंसर बोल के साइड कर देना, दिस इज़, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली अनफेयर एंड अनकॉल्ड फॉर. So guys, what do you think about it? Whatever your suggestion or whatever you guys think about it, agree, disagree, share in the comments. No hate here, just pure love and yeah, growing for each other. Thank you everyone. Bye bye. Take care.